नमस्कार। देश न्यूज की खास पेशकश रैलियों का रविवार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज सियासत के इस रविवार में बात करेंगे दिल्ली से मेरठ तक चल रहे सियासी दंगल की। जी हां, एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की महारैली हुई, जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम नेता उपस्थित रहे। इस दौरान विपक्ष ने जमकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जैसे मैच फिक्स होता है वैसे ही यहां हो रहा है। मैच शुरू होने से पहले ही हमारे दो नेता यानी सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में फिक्सिंग कर रहे हैं। 400 पार का सपना ईडी, सीबीआई और मीडिया पर दबाव डालकर पूरा नहीं होगा। राहुल ने इसके साथ ही कहा कि ये सारी फिक्सिंग 3-4 अरबपति भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान की आवाज को दबा नहीं सकते। इंडिया गठबंधन के महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन की महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मंच है अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ये दर्शाने के लिए आज ये सभा आयोजित हुई। उन्होंने केंद्र सरकार पर कुछ शायराना अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। खड़गे ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, तब हमने कांग्रेस के फ्रीज खातों पर बात भी की थी। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय पहले मेरठ से हुंकार भरते हुए चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदी ने पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 2019 लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। भारत माता की जय, आप सबको राम राम। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है के साथ मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि इस धरती पर बाबा औकड़धाम और उनका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसी के साथ तमाम जो बड़े नेता थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे वो इस रैली में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की महारैली में एक के बाद एक विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। इसी पर बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे पहले सबसे यही जानना चाहूंगी किस तरह से इंडिया गठबंधन की इस एकजुटता को देखें, क्योंकि कल तक जहां सीट शेयरिंग को लेकर मसले हो रहे थे इंडिया गठबंधन में, आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर सभी जो नेता है वो एक मंच पर देखने को मिले। देखिए, खाली अरविंद केजरीवाल नहीं है, हेमंत सोरेन भी उसी लाइन में है जिनके समर्थन में ये रैली है। और विशेष करके इस रैली के माध्यम से जो इंडी अलायंस है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि हम सब एक है। जिस प्रकार सूचना मिल रही थी कि इनमें सीटों को लेके असमंजस है, किसी भी स्थिति में ये आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, इनकी विचारधाराएं तो अलग है ही, लेकिन सीटों को लेकर भी काफी मतभेद और मनभेद दोनों थे। लेकिन इस बार सब इकट्ठे होकर जब इस रैली में शामिल हुई है, लेकिन सुबह तक जिस प्रकार से लग रहा था सोनिया गांधी, महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगे, लेकिन सभी जब मंच पर आ गए तब संदेश कांग्रेस और इंडी अलायंस के पक्ष में गया। और राहुल गांधी ने इसमें बड़ी 3 बात कही है। एक ये कि ईवीएम और जो ईडी, सीबीआई इन लोगों से मिलके सेटिंग करके ये चुनाव 2024 जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक इसके अलावा एक बात और उन्होंने वहां पर अपने उद्बोधन में कहा है कि जिस प्रकार से एक सांसद ने ये कहा कि हम जैसे ही 400 पार करेंगे तब संविधान हम बदल देंगे। मतलब उन्होंने दोनों चीजों पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का जो संविधान है वो बदलना चाहती है। और दूसरी बात है कि चुनाव सेटिंग से जीतना चाहती है। ये सबसे बड़ी बात रही है। जी
जी बिल्कुल ऋषिका। जय सर, जहाँ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तीन बातें कांग्रेस ने यहाँ पर मुख्य रूप से कही हैं। राहुल गांधी ने सर यहाँ पर ये भी कहा है कि फिक्सिंग इस बार चुनाव में हो रही है। जिस तरह से दो प्लेयर जो हैं उनको पहले ही जेल में डाल दिया गया है और पूरे जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर फिक्सिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सर जिस तरह से ये आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ देखिए तो जनता को कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भरोसा तो है, तभी वो जाके वोट करती है। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं विपक्ष के वो साफ नहीं हो पा रहे हैं। क्या सिर्फ लोकतंत्र की हत्या या फिर जो इससे जुड़े हुए आम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की हत्या को लेकर दबते नजर आ रहे हैं, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा है कि जिस प्रकार का मुद्दा उठना चाहिए, इस प्रकार का मुद्दा जो है विपक्ष के द्वारा वो नहीं उठाए जा रहे थे। उसके पीछे कारण ये है कि अब तक जो दिखाई दे रहा था कि अखिलेश यादव अलग है, राहुल गांधी अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये दोनों मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, एक हेमंत सोरेन और केजरीवाल, जैसे ही देखिए उनके जो दोनों के पत्नी हैं, कल मुलाकात हुई, आज स्टेज से जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को बल जरूर मिलेगा। लेकिन इसका काउंटर जो है मोदी ने किया है। आज मेरठ में जो रैली है उस रैली में इसके काउंटर किया है कि मुझे घेरने के लिए सारे जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग एक होके आज मंच से मुझे घेरने की बात कर रहे हैं। मुझे अकेला कहा गया है कि वो अकेले आदमी हैं, लेकिन मेरे साथ पूरा देश है और इनकी जरूरत नहीं है। और भ्रष्टाचार चाहे कितने भी बड़े पैमाने पे किसी ने भी किया हो, उसे भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितने भी दल बना ले, कितने भी समूह बना ले और कितने भी आरोप लगा ले, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो ये जो बात है, इस बात से उनका काउंटर जरूर हो गया है। जो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम से सेटिंग है, ईडी इनके उसमें प्रेशर में है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल जैसे जिस तरह से आपने बताया कि जहां पर हम देख रहे हैं कि जाटलैंड से प्रधानमंत्री जो है चुनावी हुंकार तो भर चुके हैं, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि मेरठ शुभ मुहूर्त लेकर आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 2019 में भी जब हमने देखा तो लोकसभा चुनाव की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी और इस बार फिर मेरठ की धरती पर प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। तो आज यदि उन्होंने मोदी ने मेरठ से शुरू किया है, आपने पूर्व का अनुभव बताया, और लेकिन एक और बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां से जो पार्टी के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, वो अरुण गविल है। और अरुण गविल जो है ये राम के भूमिका में रामायण में सभी पूरे देश उनको देख चुके हैं। तो इसीलिए जो है अरुण गविल का वहां पर उपस्थित होना और राम के स्वरूप में जो है वो मतलब अदाकारी को लोग अभी तक भूले नहीं है। तो मोदी का ये कहना है कि जिस प्रकार से राममय देश है और राम के जो मंदिर बना है, राम के मंदिर बनने के बाद पूरे देश में एक प्रकार के वातावरण राम के लिए हुआ है। और आज जिस मंच से उन्होंने शुभारंभ किया है, उस मंच पे और उस क्षेत्र से जो उम्मीदवार है वो भी राम के भूमिका में वो रहे हैं। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी ये है कि हमें राम को लेके चलना है और राम के जिस प्रकार से समर्थन राम का मिल रहा है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पिछले बार से इस बार ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यूपी में और देश में मिलने वाली है। बिल्कुल जय सर, जिस तरह से आपने बताया कि राममय देश हो गया है, चूंकि राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जब से राम भगवान की प्रतिष्ठा हुई है देखा जा रहा है देश तो राममय हो ही गया है और कई वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए हैं। लेकिन इससे क्या जो आम जन के मुद्दे हैं, जो आम सुविधाएं हैं, जो आम मुद्दे हैं, जो रोजगार को लेकर हो गया, भ्रष्टाचार को लेकर हो गया, ये मुद्दे कहीं ना कहीं दब रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो ऐसे राज्य में है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जैसे कि आपने दिल्ली देखा होगा, उसके बाद झारखंड देखा, आपने छत्तीसगढ़ देखा है जहां वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जिस प्रकार का वातावरण इस समय है देश में, उससे लग नहीं रहा है कि विपक्ष जो है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, इनसे कोई टक्कर भी ले पाएगी। तो इसी कारण से चाहे वो कितने भी गठबंधन कर ले,
तो उतनी ताकत प्राप्त नहीं होगा जितना मोदी के पास वर्तमान है। तो इसीलिए मोदी के सामने किसी भी प्रकार से कोई चीज, जितने भी गठबंधन के नेता है वो टिक नहीं पाएंगे। तो एक होके भी लड़े तब भी नहीं टिक पाएंगे। जहां तक सवाल भ्रष्टाचार का है, यदि किसी के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा तो वो यही आरोप लगाएगा कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हमारे ऊपर जो है ये प्रेशर डालने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई सरकार कर रही है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी भले ही वो परिवार में एक है, मोदी के भले ही परिवार के कई अन्य व्यक्ति राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ संकल्प कर रखा है। अभी तक जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें यदि नजर दौड़ाएंगे तो स्पष्ट रूप से ये मिलेगा कि उन्होंने किसी भी जो है इसमें भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं है। तो चाहे कोई भी आरोप प्रत्यारोप लागे, और जहां तक देश के विकास की बात है, विकास के रूप में आप देखिए किसी भी सिटी में जाइए आप, वहां आपको विकास दिखाई देगा। तो इससे नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार देश का जीडीपी जो है बढ़ रही है और जिस प्रकार विकास हो रहा है, इस विकास पे निश्चित रूप से इनको लाभ मिलना है मोदी को। बिल्कुल जय जी। और जिस तरह से आपने बताया कि राममय देश हो गया है, राम लहर के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, बैरठ से शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल है, और जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं वो जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, और 80 सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी, क्योंकि अगर 400 पार का नारा है तो 80 सीटों पर पैर तो जमाने पड़ेंगे यहाँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ यूपी में तो पहले भी जो है बहुसंख्य में वहाँ सीटें भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी मिली थी, लेकिन इस बार जहाँ साउथ में जहाँ खतरा था भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ इतने सीटें मिलती नहीं है, लेकिन इस बार वहां से भी सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई राज्य है, जैसे महाराष्ट्र है और भी अन्य राज्य है, जहां से भारतीय जनता पार्टी को 2-2, 4-4 सीटें भी बढ़ती है, तो फिर वो 400 पार का जो नारा दिया है, मतलब जो एनडीए का, वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल जैसा, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी एकजुटता को लेकर, क्योंकि इंडिया महागठबंधन का जो हम जिस तरह से देख रहे हैं, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई है, लेकिन ये एकजुटता कब तक देखने को मिलेगी? पिछले दिनों जो हमने देखा, जब इस महारैली का जो पोस्टर जारी किया गया था, वहां पर भी हमने दो बातें देखी। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर ये रैली बताई जा रही थी, दूसरी तरफ उसमें लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की हत्या को लेकर। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो गठबंधन है वो सामंजस्य नहीं बैठा पाया। बैनरों में हम देख रहे हैं दो बातें, उसके बाद आज एक मंच पर तमाम जो नेता हैं वो सरकार पर हमला बोल रहे थे। देखिए, ये हास्यास्पद बात है जो ये इंडी अलायंस के जो गठबंधन मंच पे दिख रहे हैं, ये मजबूती के लिए नहीं है, ये इनकी मजबूरी के लिए है। क्योंकि जो मजबूती होती तो दिखाई देता है। कारण क्या, पूरे देश में आप देखिए वातावरण, और किसी से भी पूछेंगे एक तरफा है, कोई भी किसी से भी पूछेंगे कि इस बार कोई लड़ाई नहीं है। और वही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये आरोप लगा के कि इस बार जो है सेटिंग से चुनाव जीतने वाले हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि जीतने वाले हैं। तो इसीलिए जो है उनके कार्यकर्ता का जो है मनोबल इस समय टूटा हुआ है, और बड़े नेता का इस प्रकार का जो बयान आता है तो उससे और ज्यादा टूटता है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार कोई फाइट में है, और ये चीज विपक्ष भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं सारे लोग। लेकिन उनका ये कहना पड़ रहा है कि हम अगर अभी मजबूती नहीं दिखाएंगे, अगर मजबूरी दिखा दिया तो शायद हमारे कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से हताश और निराश हो जाएंगे। इससे हमें जो आज सीटें मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो है ये एक मंच से ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो लाज बची रहे, मतलब कुछ सीटें मिल जाए और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बिल्कुल हताशा में परिवर्तन ना हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, राहुल गांधी को भी उनके सलाहकार कौन है पता नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से भाषण देते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, यदि पार्टी के लीडर ही ये कह दे कि सेटिंग से ये लोग जीत रहे हैं, मतलब 2024 के चुनाव सेटिंग से जीत जाएंगे, तो भाई आप अभी से डिक्लेयर कर रहे हो कि वो जीत गए, आप तो फाइट में ही नहीं हो। अभी से आप हताश और निराशा की बात कर रहे हो, अभी से आप हार मान रहे हो। तो ऐसे स्थिति में जो है हमें भी कुछ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो गठबंधन है ये कुछ कर पाएंगे। भले ही ये सीटों के बंटवारा में समझौता हो चुका हो,
इन लोगों के विचारधारा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सीटों के मामले में सब कुछ सेटल हो गया हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार कोई अच्छा परफॉर्मेंस हो ये लोग दे पाएंगे, और बुरी तरह से हारना निश्चित है, और वो राहुल गांधी के भाषण से साबित हो रहा है। बिल्कुल, जैसा जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया कि फिक्सिंग से मैच जीता जाएगा और 2 प्लेयर उनके पहले ही जेल में डाल दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये एकजुटता जो है वो कहां तक काम आती है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मेरठ से चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में किस तरह से विपक्षी गठबंधन जो है वो एकजुट होकर सरकार को घेर रहा था, लोकतंत्र की हत्या की बातें यहाँ पर कर रहा था। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये एकजुटता जो है वो कहां तक काम आएगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनावी शंखनाद कर दिया है। मेरठ की धरती से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल है। कहीं ना कहीं राममय लहर, जो राम लहर है, वो इस बार भी देखने को मिलेगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही मोदी ने कहा था कि इस धरती पर बाबा औगरधाम और उनका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। इन तमाम बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की शुरुआत हुई और इसके बाद भारत रत्न का सौभाग्य देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बात भी उन्होंने कही। तो तमाम वो बातें और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। एक एक करके जो भ्रष्टाचार है वो जेल में जमा होता जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आज सुनी गई। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।